आज हम पढ़ेंगे नियंत्रण और समन्वय का भाग 3, जिसमें हम लोग भाग 2 में पढ़े थे जंतुओं में नियंत्रण, कोशिकीय नियंत्रण, तंत्रिकीय नियंत्रण। और आज हम पढ़ेंगे मानव में रासायनिक नियंत्रण। ठीक है, हम लोग पढ़े थे कि पौधों में जो है नियंत्रण और समन्वय जो है रासायनिक होता है, वो हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। इस पार्ट 3 में पढ़ेंगे हम रासायनिक नियंत्रण और समन्वय। रासायनिक नियंत्रण और समन्वय में हम आते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं मानव में अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी, जैसे ही हमारे शरीर मन में यह सवाल आता है अंतःस्रावी का अर्थ क्या होता है। अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी। अंतःस्रावी मतलब क्या अंदर स्रावित होता है, बाह्य स्रावी मतलब क्या बाहर स्रावित होता है? जी नहीं, अंतःस्रावी का मतलब होता है कि हार्मोन्स का स्राव। अंतःस्रावी का मतलब होता है कि हमारे शरीर में वैसे रसायन का स्राव जो कि डायरेक्ट ब्लड में स्रावित होता है, और वो होते हैं हमारे हार्मोन्स। ठीक है, तो आइए हम आपको ले चलते हैं। यहाँ पे मैं केवी कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूँ। ओनली स्टडी नो बकवास। चलिए, तो हमारे शरीर में बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं ना, ऊपर से लेकर जहाँ जहाँ तक नीचे तक हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है, मुख्य रूप से जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से और एक सामान्य व्यक्ति को जानकारी साइंस के दृष्टि से होना चाहिए, परीक्षा पे आता है। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। तो उसमें सबसे पहला ग्रंथि जो आता है अंतःस्रावी ग्रंथि में, वो है पिट्यूटरी ग्रंथि ना। पिट्यूटरी ग्रंथि, इसे पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है और इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि बाकी जो शरीर में अन्य ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं, उन सब पर नियंत्रण जो है यह पीयूष ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। हमारे शरीर में बाकी नीचे जो ग्रंथियां हैं, लगभग 13 तरह का हार्मोन्स का स्राव ये पिट्यूटरी ग्रंथि करके और सब पर नियंत्रण, कंट्रोल करने का कार्य करता है। इसके अलावा यह पीयूष ग्रंथि जो है अपनी भी एक अलग इसका कार्य है। पीयूष ग्रंथि 2 भागों में बटा होता है, जिसको कहते हैं पश्चपिंडक और अग्रपिंडक ना। पश्चपिंडक एंटीरियर लोब और पोस्टेरियर लोब ना। तो पश्चपिंडक जो है एसटीएच नामक हार्मोन का स्राव करता है और अग्रपिंडक टीएसएच का हार्मोन का स्राव करता है। तो टीएसएच, एसटीएच जो है को अगर क्रम में याद करने के लिए आप देखें तो एस के बाद टी आता है ना, यानी डिक्शनरी के हिसाब से, एबीसीडी के हिसाब से एक्स के बाद टी आता है, यानी बढ़ते हुए क्रम में है। तो वो जो है वृद्धि हार्मोन का स्राव करता है, जिसके अधिक स्रावन से हमारे शरीर की हड्डियां जो है मोटी हो जाती है, भारी हो जाती है और शरीर का बहुत ही विकास हो जाता है। ऐसी स्थिति में जाइगोटिज्म नामक बीमारी जो होता है, हम लोग देखते हैं, खली को देखे होंगे आप लोग, बहुत सारी हड्डियाँ रहती है, तो जाइगोटिज्म नाम उसको बीमारी हो गया, तो वो बहुत ही ज़्यादा ही उसका शरीर विकसित हो गया ना। तो अगर इसकी कमी होती है तो ऐसी स्थिति में अगर इसका हार्मोन का स्राव कम होता है तो उस व्यक्ति का शरीर जो है बौना हो जाएगा और बौनापन की बीमारी हो सकती है ना, एसटीएच में। ठीक है, अग्रपिंडक जो है हमारा, जिसे टीएसएच नामक हार्मोन का स्राव होता है, जो कि हमारे थायराइड ग्रंथि पर कंट्रोल का काम करता है। ये थायराइड, तो ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये हमारा, ये इस मस्तिष्क के ठीक सामने अंदर की तरफ बीच में, यानी अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क के बीच में एक छोटी सी गड्ढे होते हैं, उसी गड्ढे में पाया जाता है ना। चलिए अब हम दूसरी ग्रंथि की बात करते हैं, तो आता है हमारा थायराइड ग्रंथि ना। थायराइड ग्रंथि को हिंदी में औटू ग्रंथि कहा जाता है ना। इसका जो कार्य है वो हमारे शरीर में बीपी का कंट्रोल करना है। ये थायराइड ग्रंथि जो है इसके द्वारा स्रावित हार्मोन जो है थायरॉक्सिन है। याद करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि थायराइड के नाम से ही रिलेटेड है, थायराइड से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है, लेकिन किसी कारण से हमारे शरीर में कोई समस्या आ जाती है, थायरॉक्सिन हार्मोन के स्राव में कमी होता है, तो ऐसी स्थिति में यह थायराइड ग्लैंड जो है बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में घेंघा रोग नामक रोग हो जाता है। तो इस थायराइड हार्मोन के स्राव के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, आपके परीक्षा में भी पूछे जाएंगे ना। तो थायराइड
थायरॉक्सिन नामक हार्मोन के लिए किस चीज की जरूरत होगी? आयोडीन की। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घे का रोग होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये थायराइड क्या करता है? हमारे शरीर में बीपी को कंट्रोल करता है ना। और आजकल थायराइड की बीमारी चल रही है। अगर ये किसी कारण से प्रभावित हो जाता है ना, संक्रमित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये हार्मोन का ज़्यादा स्राव करने से तो शरीर में मोटापन देखने को मिलता है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है ना। उसके बाद आता है पैराथायराइड ना। तो जैसे इसको हम लोग O2 कर रहे थे, तो ये पारावटु ग्रंथि है ना। यह हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के नियंत्रण का कार्य करता है। इसके द्वारा भी पैराथायराइड के द्वारा पैराथायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्राव किया जाता है, पैराथायराइड हार्मोन। और एक जो होता है कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। पैराथायराइड हार्मोन स्राव कब होता है? जब हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम होने लगती है, तो पैराथायराइड हार्मोन का स्राव होता है। और अगर कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाए हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर में कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। पैराथायराइड जो है, यह ग्रंथि जो है, यह पीयूष ग्रंथि जिसको हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं, इस ग्रंथि के कंट्रोल के बाहर है। अर्थात इस हमारे शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, उन सभी ग्रंथियों में पीयूष ग्रंथि जो मास्टर ग्रंथि जो है, उसका कंट्रोल इस पैराथायराइड ग्रंथि पे नहीं होता है ना। पैराथायराइड हमारे शरीर में किसका नियंत्रण करता है? कैल्शियम और फास्फोरस का। ये इंपॉर्टेंट है। और ये होता कहाँ है? हमारे गर्दन में होता है ना। आगे की तरफ जो है थायराइड ग्रंथि होता है, और उसके ठीक पीछे हमारे थ्रोट में अंदर और पीछे की तरफ पैराथायराइड ग्रंथियाँ होती है ना। अब देखते हैं कि थायराइड ग्रंथियाँ जो है पुरुषों में जो है ऐसे निकला हुआ रहता है, तो आवाज़ भारी हो जाता है। खास करके किशोरावस्था के बाद यह गला फूटना कहा जाता है, तो वो निकल जाता है, तो आवाज़ भारी हो जाता है। स्त्रियों में जो है वो नहीं फूटता है, यानी बाहर नहीं निकलता है, वो दबा ही रहता है, इसलिए उनका आवाज़ जस का तस रह जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट लेकर के चलते हैं कि एड्रिनल ग्रंथि ना। एड्रिनल ग्रंथि, इसको सुप्रारिनल ग्लैंड भी कहा जाता है। सुप्रारिनल ग्लैंड समझ लीजिए, इस ग्लैंड का बहुत ही हमारे शरीर में महत्व है ना। एक ऊपर पीयूष और ये सुप्राएड्रिनल ग्लैंड, ये बहुत ही हमारे शरीर पर प्रभाव जो है डालते हैं ना। यह जीवन रक्षक हार्मोन के नाम से जाना जाता है ना। यह जो भी हार्मोन का स्रावन करते हैं, तो एड्रिनल ग्रंथि जो है एड्रेनलिन नामक हार्मोन का स्राव करता है। और एड्रेनलिन नामक हार्मोन से क्या होता है कि यह बीपी को बढ़ा देता है ना। बीपी को बढ़ाने के चलते जो है इस हार्मोन का नाम जो है जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से पूछा जाता है फाइट एंड फ्लाइट ना, लड़ो और उड़ो। हाँ, तो शरीर में ताकत आ जाता है। बीपी बढ़ेगा तो क्या होगा? गुस्सा आदमी को आता है, तो गुस्सा वाले स्थिति में ये हार्मोन जो है निश्चित रूप से स्रावित होता है। ये कहाँ पाया जाता है? एड्रेनलिन जो है वह आपका वृक्क ग्रंथि के ऊपर पाया जाता है। वृक्क मतलब किडनी, दोनों किडनी के ऊपर दो वृक्क ग्रंथियां पाई जाती है। तो इसका वृक्क से ही रिलेटेड हिंदी में नाम है अधिवृक्क ग्रंथि ना। तो अधिवृक्क ग्रंथि जो होते हैं वो दो भाग में बटे होते हैं। एक को कहा जाता है कार्टेक्स और दूसरा को कहा जाता है मेडुला। तो कार्टेक्स से जो स्रावित होने वाला हार्मोन होता है वो हमारा होता है ग्लूकोकार्टिकॉइड और मिनरलोकार्टिकॉइड। और तीसरा जो हार्मोन्स होता है वो सेक्स हार्मोन्स होता है। ग्लूकोकार्टिकॉइड जो है ग्लूको यानी ग्लूकोज वाला है, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का नियंत्रण करता है हमारे शरीर में, और इसके साथ ही साथ जल का भी नियंत्रण करता है। कौन? ग्लूकोकार्टिकॉइड, जो कि एड्रेनलिन नामक हार्मोन से निकलता है, एड्रेनलिन ग्रंथि से निकलता है ना। अधिवृक्क ग्रंथि हिंदी में कहा जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं मिनरलोकार्टिकॉइड। तो नाम है उसका मिनरलोकार्टिकॉइड। तो मिनरल मीन्स क्या होता है? लवण। यानी हमारे शरीर में जब पहला चीज जो है हमारे शरीर में लवण का नियंत्रण करता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इसका वर्क है, वो दूसरा इम्पोर्टेंट ये वर्क है कि हमारे वृक्क में जो हम पढ़े हुए हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है, और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के बाद जो कुछ पदार्थ
आ जाते हैं उसका पुनर्वशोषण होता है, तो उसमें लवण का पुनर्वशोषण करने का काम करता है, यानी ब्रिक में लवण के अवशोषण का भी काम करता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड मिनरल के अलावा जल का भी संतुलन करता है। उसके बाद मेडुला से निकलने वाला 2 और हार्मोन है, और सेक्स हार्मोन जो है वो उसके द्वारा स्रावित होता है, जिससे पुरुषों में बाल का आना ना, यानी उसके यौन आरंभ प्रारंभ होने का जो भी प्रतिमान होता है, जो भी साइन होता है, पहचान होता है, वो जो है उसी हार्मोन के चलते, यानी कार्टेक्स एड्रेनलिन ग्रंथि के कार्टेक्स हार्मोन से निकलने वाले सेक्स हार्मोन के द्वारा ही उसमें ये परिवर्तन देखने को मिलता है। उसके बाद चलते हैं मेडुला, जो कि एड्रिनल का दूसरा पार्ट है ना। मान लीजिए एड्रिनल ग्रंथि अगर इस तरह का गोला है और इसके बीचों बीच अगर घेर देते हैं तो ये कार्टेक्स भाग हो गया, एक मेडुला भाग हो गया। तो मेडुला भाग से 2 हार्मोन निकलता है, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। तो एपिनेफ्रिन डर, तनाव और गुस्सा में ये हार्मोन का स्राव होता है ना। जब हम डरते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे त्वचा जो है वो पीले पड़ जाते हैं ना। ये कहते हैं कि एकाएक जो स्टैचू लाइक सिचुएशन आ जाता है, थकमुड़की मार देता है ना। तो इस हार्मोन के स्राव से जो है ये शरीर को नियंत्रण करने का कार्य करता है ना। डरने के साथ साथ गुस्सा भी जब आता है तो ऐसी स्थिति में यह नॉरएपिनेफ्रिन जो है बीपी को बढ़ा देता है, क्योंकि जब हम डरते हैं तो हमारे सेल जो हैं वह प्रभावित होते हैं और यह समझ जाता है कि सेल के एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसी स्थिति में ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा तो जल्दी जल्दी ब्लड जो है उसको सप्लाई होगा, उसको एनर्जी मिलेगी और वो अपने डर और गुस्सा पे कंट्रोल करने का कार्य करता है, नियंत्रण और संबंध में, इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है। उसके बाद आता है अग्न्याशय की लैंगरहैंस की दीपिकाएं ना। लैंगरहैंस की दीपिकाएं इस लेट्स ऑफ लैंगरहैंस ना। तो अग्न्याशय की लैंगरहैंस की दीपिका, अग्न्याशय आप लोग जानते हैं कि हमारे पेट में जो है आमाशय के नीचे डियोडिनम के ऊपर जो है वो पाया जाता है अग्न्याशय। तो अग्न्याशय एक ऐसा अंग है हमारे शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि दोनों है। बाह्य स्रावी ग्रंथि मतलब क्या होता है, नलिका युक्त स्राव, यानी उसका जो स्राव होता है। बाह्य स्रावी ग्रंथि यानी उसका ब्लड में डायरेक्ट स्राव नहीं होता है। जैसे हमारे मुंह में सलाइवा आता है तो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, तो वो एक नली के द्वारा डायरेक्ट हमारे मुंह में आता है, वो ब्लड में स्राव उसका नहीं होता है। इसके अलावा हमारे शरीर में जहाँ भी पाचक रस का जो स्राव होता है वो सब बाह्य स्रावी ग्रंथि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा होता है, यानी नलिका युक्त, यानी एंजाइम का सेक्रेशन होता है ना। जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वो किसका, हार्मोन्स का सेक्रेशन करती है। उसकी मात्रा थोड़ी सी होती है लेकिन शरीर पर प्रभाव ज़्यादा देर तक होता है ना। जैसे हम लोग दिन भर में सलाइवा जो है मुंह में लगभग 1 से 1.5 लीटर जो है प्रतिदिन निकलता है ना। उसी तरह हमारे पेट में देखें तो 2.5 से 3 लीटर जो है पाचक रस निकलता है। उसी तरह से ये सब जो है ज़्यादा मात्रा में कौन निकलता है, ज़्यादा मात्रा में एंजाइम निकलते हैं और वो नलिका युक्त स्राव होते हैं, इसलिए। तो ये अग्न्याशय, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में कौन सा ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि दोनों है, तो वो है हमारा यह अग्न्याशय। अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि दोनों है। लैंगरहैंस की दीपिका से इससे क्या निकलता है, तो इससे जो है सबसे इम्पोर्टेंट इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है ना। इंसुलिन क्या करता है, हमारे शरीर में ग्लूकोज का नियंत्रण करता है, यानी अगर इसकी गड़बड़ी होती है तो हमारे शरीर में शुगर होने का खतरा होता है ना। इसका अगर ज़्यादा स्राव होगा तो हमारे शरीर में शुगर की कमी हो जाएगी, अगर इसका कम स्राव होगा तो हमारे शरीर में शुगर का लेवल बढ़ जाता है ना। ज़्यादातर ये, हालांकि यह जो है मधुमेह रोग जिसको कहा जाता है ना, यह जो है अनुवांशिक रोग है, लेकिन ज़्यादातर ये चीनी खाने से होता है ना। कहा जाता है कि मोलासेस खाने से, यानी मीठा खाएंगे या कोई मीठा पदार्थ जो प्राकृतिक रूप में आपको प्राप्त होता है उसके खाने से आपको ये चीनी रोग जो है नहीं होता है। या अगर मधुमेह अगर हुआ है तो ऐसी स्थिति में आप जो है मीठा चीज़ खा सकते हैं
जो प्राकृतिक रूप से मीठा हो, जैसे मीठा कोई फल है ना। ले तो इंसुलिन जो है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि किस परिस्थिति में डॉक्टर जो है किसी रोगी को इंसुलिन की सुई देने का सलाह देता है। तो इंसुलिन की सुई देने का सलाह कब देगा? तो जब उसको शुगर का रोग हुआ होगा। तो यहाँ पे यह है कि अग्नाशय से आप एंजाइम भी बता चुके हैं, इमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस और एज सब में लगा हुआ है ना। तो इमालाइट ट्रिप्सी और ट्रिप्सिन जो है एंजाइम भी इसमें निकलता है। तो एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन्स भी निकलते हैं, इसलिए इसे इंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों ग्रंथि कहा जाता है। अब चलते हैं हम लोग जनन ग्रंथियों में, यानी गोनड में ना। यह भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो स्त्रियों में ओवरी में और टेस्टिस में अलग अलग हार्मोन का स्राव करता है ना। तो अंडाशय में अंडा उत्सर्ग का और उनके पीरियोडिक टेबल का संचालन के लिए हार्मोन का सेक्रेशन जो होता है वह गोनड के द्वारा होता है। और वृषण में जो है एंड्रोजन्स और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव होता है, जो कि पुरुषों में लैंगिक लक्षण को और उनके उत्तेजना को बढ़ाने का कार्य करता है। तो यही जो है हम लोग क्लास 10th में इम्पोर्टेंट जो है हम लोग मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़े। हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे।